बड़ी खबर की ओर चलते हैं। 12 से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी एमएलए कंवरलाल मीणा खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। 14 मई तक सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया है और एसडीएम पर पिस्टल तानने का मामला जो है सामने आया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष करना होगा सरेंडर। तो आपको बता दें, 12 से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए कंवरलाल मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 14 मई तक सरेंडर करने के आदेश। 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। 20 साल पुराना मामला और अब कोर्ट ने जारी कर दिया वारंट। आपको बता दें, एसडीएम पर पिस्टल तानने का मामला यहां पर सामने आया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अब सरेंडर करना होगा साहब। तो बीजेपी एमएलए कंवरलाल मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 14 मई तक सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। एसडीएम पर पिस्टल तानने का मामला था ये। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अब करना होगा सरेंडर। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देंगे। ब्रिजेश, कब तक सरेंडर करेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल आदित्य, मैं बता देता हूं कि 12 जिले के अंतर विधानसभा से कंवरलाल मीणा विधायक है, जिनको 14 मई तक सरेंडर करने के कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। हालांकि अगर ये मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी। विगत 20 साल पूर्व का मामला है, जहां पर एसडीएम पर गोली तारने का और साथ ही जो उपचुनाव हुए थे उसका वीडियो तोड़ने का इनके खिलाफ मामला चल रहा था, जहां पर मनोर थाना के मजिस्ट्रेट के द्वारा अब इनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं इनको 14 मई तक गिरफ्तार सरेंडर होना पड़ेगा। इसी मामले को लेकर हालांकि जो विधायक कंवरलाल मीणा है वो झालावाड़ और झालावाड़ के बाद हाईकोर्ट जयपुर का भी इन्होंने रुख करा था, लेकिन वहां से इनको राहत नहीं मिली है। अब इनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया और सरेंडर होना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, करौली से बड़ी खबर आ रही है। करौली में पंचायतों में गड़बड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। शिकायतों की 30 दिन में होगी जांच। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतों की जांच होगी। जिला स्तर होगा कमेटी का गठन और दोषियों को बचाने वालों पर भी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो करौली से बड़ी खबर, पंचायतों में गड़बड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला यहां पर देखने को मिला है। शिकायतों की 30 दिन में होगी जांच। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतों की जांच होगी। जिला स्तर पर जो है कमेटी का गठन होगा। दोषियों को बचाने वालों पर भी कार्रवाई जो है वो होगी। दोषियों को बचाने वालों पर कार्रवाई होगी। पंचायतों में गड़बड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला ले लिया गया है। करौली से बड़ी खबर हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर बता रहे हैं। शिकायतों की 30 दिन में जांच होगी। पंचायत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतों की जांच होगी। जिला स्तर पर कमेटी का गठन जो है होगा। दोषियों को बचाने वालों पर भी देखिए कार्रवाई होगी। तो जो भी दोषियों को बचाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। ये भी बात सामने आ रही है जो हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। शिकायतों की 30 दिनों में होगी जांच। पंचायत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतों की जांच होगी। जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। दोषियों को बचाने वालों पर भी देखिए, ये भी हाईलाइटिंग पॉइंट है। दोषियों को जो बचाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी साहब। पंचायतों में गड़बड़ियों को लेकर सरकार सख्त है। शिकायतों की 30 दिनों में जांच होगी। पंचायत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायतों की जांच होगी और जिला स्तर पर कमेटी का गठन होगा। सागर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो सागर, दोषियों को बचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी और पंचायतों में गड़बड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला जो है वो आ चुका है। सागर, देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपने पंचायती राजों में जिस तरीके की जो संस्थाओं से शिकायत और गड़बड़ियां जो मिलती थी उनको लेकर के राज्य सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। क्योंकि पंचायती राज में जो जनप्रतिनिधियों जो निधि हैं उनके खिलाफ शिकायत होगी, जिसमें 30 दिन में ही जांच होगी। क्योंकि शिकायत लगातार बढ़ती जा रही थी और गड़बड़ियों को लेकर के बड़े ये ठोस कदम यहाँ पर उठाया गया है, जिसमें सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होगी, जिसमें 30 दिन में ही निष्पक्ष जांच करनी होगी। क्योंकि जिला स्तर पर इसको लेकर के जिला स्तर पर जो कमेटी का गठन भी होगा, जिसमें 30 दिन में रिपोर्ट भी देनी होगी। क्योंकि लगातार पंचायत
पंचायत राज में गड़बड़ी हो रही थी, शिकायत भी हो रही थी। इसको लेकर के राज्य सरकार ने बड़ा एक ठोस कदम उठाया है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं और गड़बड़ी नहीं मिले। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी अहम जो पॉइंट रखा गया है, क्योंकि जो दोषी हैं उनको बचाने वालों पर भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं, बट सागर एक बात बताइए कि अब से पहले कितने शिकायतें आ चुकी हैं जिनका निपटारा नहीं हुआ है, और अगर उनका निपटारा नहीं हुआ है तो ये जो अब जांच करेगी कमेटी, क्या उनमें भी नए शिकायत होंगी या पुराने शिकायत का भी निपटारा देखने को मिलेगा यहाँ पर सागर? देखिए, हाँ जी, सबसे बड़ी देखो बात यह है, पंचायत राज में जिस प्रकार के जो जनप्रतिनिधियों के जो खिलाफ जो जांच होनी थी और नहीं हुई है, उन पर अब जांच दोबारा से इसमें की जाएगी। क्योंकि राजस्थान सरकार ने ये अहम जो कदम जो उठाया है, ये इसीलिए उठाया क्योंकि जो शिकायत जो चल रही थी, कई गड़बड़ी इसमें हुई थी, इसको लेकर के ये ठोस कदम पहली बार इसमें जो उठाया गया है। क्योंकि सरपंच और जनप्रतिनिधियों जिनके खिलाफ जो दर्ज जो शिकायत की गई है, उनमें 30 दिन में इसमें निष्पक्ष जांच करनी होगी और इसमें जिला स्तर पर कमेटियों का भी गठन होगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सागर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से खबर आ रही है, शादी में मारपीट का मामला सामने आया। बारातियों के साथ मारपीट हुआ है, गाड़ियां तक तोड़ दी गई हैं साहब। पचेरी कला गांव के चुड़ीना गांव की घटना है। बिना खाए वापस लौटे बाराती तो गुस्सा गए। विदाई तक मौके पर डटी रही पचेरी कला पुलिस के आने के बाद हुआ जो फेरा होता है वो हुआ। 7 फेरे लिए गए पुलिस के आने के बाद। विदाई तक मौके पर डटी रही पचेरी कला पुलिस। तो झुंझुनू के पचेरी कला से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर झुंझुनू के पचेरी कला थाना के चुड़ीना गांव में एक शादी में गांव के कुछ युवकों ने जमकर मारपीट कर दी और तोड़फोड़ भी मचाई। जिस मुहूर्त में दुल्हन को फेरे लेने थे, उसी मुहूर्त पर यह सब हो गया। उस मुहूर्त में तो इन युवकों ने हंगामा ही कर डाला। इसके चलते फेरों में 2 घंटों की देरी हुई, तो वहीं दूल्हे के रिश्तेदार बिना खाना खाए ही वापस लौट गए। यही नहीं, दुल्हन की विदाई तक पुलिस को भी मौके पर डटे रहना पड़ा। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें, चुड़ीना गांव निवासी नरेश शर्मा की बेटी मुस्कान की शादी थी। हमारा भाई का लड़के की शादी थी। बारात आने लग रही थी, लड़को तो हटने फिरा का नहीं चले गो। बारात खाना खाते जाने लगी। गांव का 3-4 जना आवार लड़का था, उन्होंने बारात के साथ मारपीट की। उनकी जना महिलाओं के साथ भी मारपीट की, उनकी गाड़ी घोड़ा के साथ मारपीट की। एक लड़को मारो छूट छुड़ाने को जो साथ मारपीट की, जो लहू लुहान हो रहे। लेडीज़ों के साथ में लड़ाई हो रही थी। वहाँ पे लेडीज़ों के साथ में लड़ाई होती है, तब मैं वहाँ पे गया था उनको छुड़वाने के लिए। वहाँ पे जाके मेरे भी वहीं पे मार दिया था उन्होंने। बिटिया की शादी थी। बारात दूल्हा घरों पे बैठ चुका था। बारात अंदर खाना खाने के लिए मन को वहाँ चली गई थी। कुछ देरी के बाद 3-4 लड़के आए, उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की। पहले मारपीट की, लेडीज़ों को मारा, गाड़ियों को तोड़ा, धमकी दे के गए जाते वक्त अगर कहीं भी गए प्रशासन के पास तो आपको जान से मार देंगे। मेरे लड़के को खतरा है, मेरे को खतरा है। हमारे साथ इम्तियाज जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। इम्तियाज, आखिर क्या मूल कारण रहा है इतने मारपीट के? कह रहे हैं कि भाई सबके साथ मारपीट की गई, और अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या पुलिस कह रही है कि क्या कितनों की गिरफ्तारी हुई है, और कब तक हो पाएगी गिरफ्तारी अगर नहीं हुई है? जी बिल्कुल, देखिए ये झुंझुनू के जो पचेरी कला थाना इलाके का जो थाना है, वहाँ चुड़ीना गांव है। वहाँ का देर रात का मामला है, जहाँ पर एक शादी चल रही थी। उसी दौरान उसी गांव के जो चुड़ीना गांव के कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने महिलाओं से मारपीट करना चालू कर दिया। जब महिलाओं से मारपीट चल रही थी, तभी दुल्हन के पिता बाहर आए और उसके जो अन्य रिश्तेदार है वो बाहर आए। तो वहाँ से जो बदमाश है वो वहाँ से निकल कर फरार हो गए, और जाते वक्त वहाँ पर जो बारात की गाड़ी आई हुई थी उनमें तोड़फोड़ कर गए और बारातियों के साथ मारपीट करते हुए वहाँ से फरार हो गए। सामने ये आया है कि कुछ दिन पहले ही जो दुल्हन का पिता है, उन्होंने जो अपने घर के बाहर तेज रफ्तार में जो गाड़ियां और बाइकें चला रहे थे, इसके लिए टोका गया था, और उसी का गुस्सा निकालने के लिए देर रात को उन्होंने इस बात का बदला लिया है। अभी फिलहाल पुलिस ने मामला है वो नामजद आरोपियों का दर्ज कर लिया और पुलिस आरोपी की तलाश है वो कर रही है। जी चलिए ठीक है इम्तियाज, धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर द्वारा हुई रेंजर की मौत के बाद वन विभाग ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग भक्तों के लिए आगामी आदेशों तक बंद कर दिया। जी हां, बता दें आपको कि टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में बाघ ने रेंजर के गर्दन पर दांतों और नाखून से हमला कर दिया था। टाइगर 20 मिनट तक रेंजर के शव पर बैठा भी रहा।
टाइगर के मूवमेंट के बाद एक बार फिर 12 मई से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक रेंजर रविवार दोपहर करीब 3 बजे गुड़ा नाके से जोगी महल आए थे। उनके पास जोगी महल का अतिरिक्त चार्ज भी था। वो जोगी महल में यज्ञशाला के पास जो है ट्रैकिंग कर रहे थे और इसी दौरान छोटी छतरी के पास टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। टाइगर काफी देर तक रेंजर पर बैठा रहा। वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद टाइगर को भगाया। देवेंद्र को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। रणथंभौर में टाइगर के हमले के 1 महीने में यह दूसरी मौत है। यह देखिए सबसे बड़ी बात है, इससे पहले 16 अप्रैल को टाइगर ने एक 7 साल के मासूम बच्चे को मार डाला था। तो 16 अप्रैल को यह घटना हुई, 7 साल के मासूम बच्चे को मार डाला गया और अब एक रेंजर को मार डाला गया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सवाई माधोपुर में टाइगर द्वारा हुए रेंजर की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है, एक अकाउंट पर पोस्ट किया है और लिखा है कि सवाई माधोपुर के रणथंभौर में एक टाइगर द्वारा रेंजर श्री देवेंद्र चौधरी को मार दिया गया और मार दिए जाने का जो समाचार है दुखद एवं चिंताजनक है। रेंजर श्री देवेंद्र चौधरी के परिजनों के लिए मेरी जो है विशेष संवेदना है। ये चिंता का विषय है क्योंकि अभी हाल ही में 16 अप्रैल को एक टाइगर के हमले में एक बालक की मृत्यु हो गई। राज्य सरकार से मेरा आग्रह है कि इसे गंभीरता से लें और वन अधिकारियों तथा जितने भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर इस विषय पर मंथन जरूर करें। ये पूर्व हमारे जो सीएम हैं अशोक गहलोत साहब ने एक्स पर ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और कह रहे हैं कि जितने भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर इस विषय पर मंथन करना जरूरी है। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां बड़ा हादसा टल गया है। 3 निजी बस आग की चपेट में आ गई। जी हां, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले एक बस में आग लगी और उसके बाद पास में खड़ी हुई 2 बसों में पिछले हिस्से में भी आग लगी। देखिए, हम आपको अब विजुअल दिखाएंगे, आप खुद समझ जाइएगा। ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या मंजर था और उसके बाद क्या। ये देर रात की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और अब वो तस्वीर कैसी दिख रही है, वो बस कैसा दिख रहा है, उसकी हम आपको एक जो है तस्वीर दिखा रहे हैं। तुरंत लोगों ने पुलिस को, अग्निशमन को सूचना दी। लगभग 10 मिनट बाद अग्निशमन की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू जरूर पाया। सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो हादसा बड़ा हो सकता था। शुक्र यह रहा कि किसी डीजल की टंकी में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना देखते ही देखते सैकड़ों गाड़ियां आग की चपेट में आ जाती और आग की जद में आ जाती और एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि नहीं हुआ। तो 2 तस्वीर हम आपको लगातार। 8:30 बजे 8:30 बजे आने के बाद में स्टाफ ने गाड़ी लॉक करी थी, लॉक करके घर चले गए थे। घर जाने के बाद में हमारे पास फोन पहुंचा 9:30 बजे तो बस स्टैंड पर गाड़ी में आग लग रही है। तो हमारे स्टैंड पर तो हमारी गाड़ी दोनों में आग लगी थी। तीसरी गाड़ी एक वो संतोष जगह की है, उसमें लगी थी, उसमें कम लगी थी, लेकिन हमारी गाड़ी दोनों नामूद हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई दोनों गाड़ी हमारी। कोई पता चल पाया क्या कारण रहा? पता चला है दुश्मनों को क्या पता चला है, समझ मान लो 2 गाड़ी मिली थी उसको मतलब आग लगने के लिए, जबकि ये सबसे पीछे की साइड खड़ी थी। सबसे पीछे गाड़ी खड़ी थी ये गाड़ी मतलब 2 गाड़ी थी गई है, आगे तो स्टैंड भरा पड़ा था। गंगापुर सिटी के प्राइवेट बस स्टैंड पर रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग एक बड़ा हादसा हुआ, जब बस स्टैंड पर खड़ी हुई कुछ निजी गाड़ियों में अपने आप आग लग गई। आग लगने के कारण क्या थे, किन अज्ञात कारणों से आग लगी, ये तो जांच का विषय जरूर है, लेकिन उस आग की जद में 3 बड़ी गाड़ियां जो है वो आई हैं और पूरी तरीके से ये गाड़ियां जल करके खाक हो गई। दरअसल जो बस मालिक है उनका कहना था कि वो रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे ये गाड़ियां नंबर लेकर के जयपुर से और गंगापुर सिटी आई थी और उसके बाद में किन कारणों से इनमें आग लगी ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर के एक जो गाड़ी है वो पूरी तरह जल करके राख हो चुकी है और इस ही गाड़ी के पास में खड़ी हुई, इसी बस के पास में खड़ी हुई 2 अन्य जो गाड़ियां हैं वो भी इसके जद में आई हैं, उनका भी पीछे का हिस्सा बिल्कुल तबाह हो चुका है और जल करके राख हो चुका है। मौके पर तुरंत लोगों ने सूचना दी और अग्निशमन की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंची और अग्निशमन की गाड़ियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया है। अब देखना ये होगा कि बरसों से लगभग सैकड़ों की तादाद में इस प्राइवेट बस स्टैंड पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इनकी सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं। दूसरी बात यह है कि आखिर इस आग के पीछे कारण क्या है। बस मालिकों का यह अंदेशा है कि शायद किसी ने आपसी रंजिश की वजह से या टसल की वजह से ही इन गाड़ियों में आग लगाई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें झुंझुनू से एक बड़ी खबर आ रही है, सूखी घास में लगी आग। जी हां, सूखी घास में आग लग गई है। मलसीसर डैम के पास ये घटना घटी है। देखिए, हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं डीटीवी राजस्थान पर।
11,000 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट में लगी है आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। दमकल की कमी के चलते ये जो है आग और बढ़ती गई। कैसे देखिए आग बढ़ रही है, दमकल की कमी के चलते आग बढ़ गई। ठीक है, इम्तियाज अली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, एक बात बताइए कि जो कीवी लाइन है क्या पहले से खराब थी? इसकी सूचना किसी के पास नहीं थी क्या? क्या वक्त रहते इसे ठीक नहीं किया गया? बिजली विभाग के पास इसकी सूचना थी या नहीं थी? जी बिल्कुल, मलसीसर कस्बे के जो जटावर रोड पर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का एक डैम बना हुआ है, उसकी बाउंड्री के पास में ही बाहर रोड है और वहां पर सूखी जो घास है वो मौजूद है। कल शाम को तेज अंदर चलने की वजह से जो ट्रांसफार्मर है 11 केवी का, उसमें फॉल्ट आ गया और फॉल्ट आने से शॉर्ट सर्किट से जो घास है उसमें आग लग गई। आग ने हवा के साथ ही एक विकराल रूप ले लिया और तेजी से बढ़ती हुई गई। तुरंत जो वहाँ ग्रामीण मौजूद थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर आकर फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लग गया। उससे पूर्व ही हल्की बारिश होने के चलते आग वो अपने आप बुझ गई। लेकिन वहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने कहा है कि हर बारी ऐसा ही होता है कि फायर ब्रिगेड उसको कॉल किया जाता है और वो घंटे 1.5 घंटे बाद है वो पहुंचती है। इम्तियाज, आप बता रहे हैं कि दमकल विभाग देर से पहुंची, लेकिन क्या वजह रही दमकल विभाग की देर से? क्यों दमकल विभाग देर से पहुंची? जी बिल्कुल, ये तो एक लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही इतना समय लगना एक बड़ी बात है। ये तो सूखी घाट थी और वहाँ पर आसपास में कोई बस्ती नहीं थी, तो आग को जो बारिश की वजह से आग बुझ गई। लेकिन अगर पास में बस्ती होती और अन्य जो मकान होते तो ये एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। लेकिन फिलहाल ये ग्रामीणों की शिकायत है कि फायर ब्रिगेड हर वक्त पहले भी हमने कॉल किया है तो घंटे 1.5 घंटे बाद लेट आती है। तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड में और प्रशासन को इसमें सुधार करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका इम्तियाज, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में बीते 5 दिनों से बारिश जारी है। आज सोमवार को भी सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बीती रात वल्लभनगर के तारावट गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई है। साथ ही हम आपको बता दें 3 बकरियां भी मारी गई हैं। दोनों महिलाएं खेत में बकरियां चराने गई थी और तभी अचानक तेज बिजली शुरू हो गई। देखिए, मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तभी तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी, जिसकी वजह से एक महिला की मौके पर मौत हो गई और जबकि एक महिला घायल हो गई है। बारिश से बचने के लिए दोनों महिलाएं अपने बकरियों को लेकर पेड़ के नीचे पहुंची थी और तभी तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी और एक की तो मौके पर मौत हो गई जबकि एक महिला घायल है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहानी ने मौजूदा क्रिकेट संचालन कमेटी को भंग कर सभी सिलेक्टर्स को कार्य मुक्त कर दिया है। जी हां, इसके बाद अब नए सत्र के लिए जल्द ही नए कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और नए सिलेक्टर्स का चयन भी किया जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें, जयदीप बिहानी के इस फैसले को लेकर कोई मीटिंग नहीं की गई, ना ही एडहॉक कमेटी के सदस्यों से चर्चाएं की गई। इसके बाद अब एडहॉक कमेटी के सदस्यों में भी विरोध जो है वो शुरू हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि आरसीए की पूर्व कार्यकारिणी को भंग करने के बाद सरकार ने एडहॉक कमेटी का गठन किया था, जो पिछले 1 साल से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन गतिविधियों का संचालन कर रही है। एडहॉक कमेटी द्वारा ही राजस्थान में जूनियर सिलेक्शन कमेटी, सीनियर सिलेक्शन कमेटी, वुमेन सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट कमेटी का गठन कर सिलेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी, जो सभी जिलों के खिलाड़ियों को स्टेट टीम में सिलेक्टेड कर टूर्नामेंट का आयोजन करते थे। जानकारी के अनुसार जल्द ही कमेटी के सदस्य इस मामले पर खेल मंत्री और सहकारिता मंत्री तक अपना पक्ष रख जयदीप बिहानी की शिकायत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीकर जिले के नीमका थाना की पाटन थाना पुलिस और नीमका थाना की सदर थाना पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने रायपुर गांव में किराने की दुकान पर फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी का गांव के मुख्य बाजार में जुलूस भी निकाला। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से मामले की पूछताछ जो है वो चल रही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन को पिछले 2 दिनों से लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। सही सुना आपने, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की पहली धमकी शनिवार को पुलिस को जो है ईमेल द्वारा दी गई, जिस पर जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ईमेल एड्रेस का पता लगाकर आरोपी लड़की को गिरफ्तार किया है। वहीं रविवार रात को पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर धमकी दी गई कि जोधपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा दिया जाएगा।
मेरे लोकेशन पता कर सकते हो तो पता कर लो, मुझे पकड़ लो। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी श्याम यादव को गिरफ्तार भी कर लिया, पकड़ भी लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही, आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा। और बांसवाड़ा में 52 करोड़ की लागत से बनी आंबापुरा लिफ्ट सिंचाई योजना किसानों के लिए महज एक सपना बनकर रह गई है साहब। योजना का मूल उद्देश्य था कि क्षेत्र के 19 गांव में किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्राम पंचायत केसरपुरा की पूर्व सरपंच शांतिलाल दामा ने बताया कि योजना में तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई है। जहां वॉल्व लगाने थे वहां नहीं लगाए गए हैं, जिसके चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं सामापाड़ा और खोड़ी पीपली में हाल ही में डाली गई पाइपलाइन कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। किसानों का लगातार कहना है कि भैया पानी शुरुआत में ही लीक हो जाती है तो कैसे पहुंचेगी हमारे पास। जो हमारा 14 किलोमीटर पॉइंट बना रखे हैं उसमें से मात्र 3 पॉइंटों में ही पानी आया, और 3 पॉइंट ऐसे है जिसमें बिल्कुल पानी पीने के लिए थोड़ा थोड़ा टपकता रहा, और बाकी के पॉइंट में आज तक पानी नहीं गया। इसमें हमारे जो प्लांट के पास में वालचंद हेमता, वेलजीमन जी के घर के पास और वागजी बोगजी के घर के पास, तीनों में आज तक पानी गया ही नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं गया। और सिंचाई के टीम में पानी इन्होंने लेट छोड़ा था, फिर भी लोगों ने कपास को उखाड़ के गेहूं किए थे, तो लास्ट टाइम में इन्होंने पानी बंद कर दिया। बंद करने के बाद गेहूं पूरे सूख गए, तो हमने सबने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, तो चालू किया। उससे पहले हमारा गेहूं पूरा सूख चुका था, तो उसमें हमारा मेहनत भी गई और जो खर्चा किया था वो भी सब माथे रहा। सिंचाई परियोजना का जो पानी जो लिफ्ट के द्वारा दिया जा रहा था और पाइपलाइन भी बिछा रखी, लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा। और हमने जिला कलेक्टर महोदय जी को भी जाकर के भी अवगत कराया था कि हमारे ग्राम पंचायत बदलखुर्द के गांव बड़ी बदरेल और सरपोटापाड़ा और अन्य पंचायतों में भी, जैसे अबपुरा है, देवगढ़ ग्राम पंचायत है, केसरपुरा है और खोड़ी पीपी पंचायत है, उन सभी किसानों ने, ग्रामीणों ने मिलकर के जिला कलेक्टर महोदय को ये अवगत कराया था कि जहाँ जहाँ पानी सिंचाई परियोजना का पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर कहीं कहीं वो सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, उससे पुनः सही कर करके और किसानों को कहीं कहीं बरसात को समय को देखते हुए जून और मई में इसको सही किया था। लेकिन आज दिनांक तक किसी ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का, जैसे हमारा ये गांव बड़ी बदल में आज दिनांक तक सही नहीं किया गया। सामापाड़ा में आज तक कोई लाइन भी नहीं गाड़ी, नाथपुरा में लाइन गाड़ी, तो वहाँ पे कोई पानी आज तक पहुँचा है नहीं, आज तक नहीं पहुँचा। और जैसे ये अब वहाँ पे ये लाइन जो डाल रखी है वो रखा उसने, आज तक मतलब वो उधर होता उस मकान के सामने, तो वो पानी इधर आ जाता। ये जैसे मुंह बंद रखा है उसने, वो भी गलत कर रखा है। ये एक तो सामापाड़ा में आज तक नहीं पहुंचा और नाथपुरा में भी नहीं पहुंचा। तो क्यों नहीं पहुंच रहा, ये क्या दिक्कत है? बस सामापाड़ा में तो लाइन ही डाली उसने। अच्छा। तो नाथपुरा में है वो लाइन काट रखी उसने। हाँ। तो वहाँ पे कोई एक दूसरा यहाँ बाल खोल दिया है, उस कारण से वहाँ तक आज तक पानी नहीं पहुंचा। अभी हम खड़े हैं पाड़ला गांव में। यहाँ पर हम आए हैं जो सिंचाई प्लांट, जो 19 गांवों को पानी देने के लिए बनाए गए सिंचाई प्लांट के मात्र 100 मीटर दूरी पर जो इनकी जो ये वाल व्यवस्था करी गई है पानी उपलब्ध कराने के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हैं वाला भाई। इनका कहना है कि ये मात्र 100 मीटर दूरी पे होने पे आज दिन तक इनको पानी नहीं मिल पाया, इस वाल में आज दिन तक पानी नहीं आया। ये बैक वाटर का एरिया आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे। ये बैक वाटर का पूरा जल यहाँ एकत्रित होता है, जिससे लिफ्ट कराकर ये योजना बनाई गई है पानी उपलब्ध कराने के लिए 19 गांवों में। लेकिन महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित यहाँ पर जो वाल्व लगा गए हैं पानी सप्लाई के, आज दिन तक इसमें पानी नहीं आ पाया है। हमारे साथ में ईश्वर भाई हैं और ये वाला जी हैं। इन दोनों को ये आसपास ही खेतों में इनके खेती के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, पशुओं के पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, और ये दोनों अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, और बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। ये आप पंप को, वाल्व को देख सकते हैं, पूरा खर्चा वर्चा सब करा के लगा दिया है, लेकिन आज दिन तक इसमें पानी नहीं आ पाया है। तो किसान बड़े परेशान हैं। महज 100 मीटर की दूरी जो सामने स्थित है, यहाँ अगर पानी नहीं मिल पा रहा है तो कहाँ पानी पहुँचेगा 19 गाँव में।
मजबूरी में इनको 1000 मीटर दूरी से बैक वाटर क्षेत्र से इनको पानी लाना पड़ता है और काफ़ी परेशानी का सामना इनको उठाना पड़ रहा है। इतनी बड़ी पाइपलाइन का खर्चा करना और किसान मजबूर है और आज इतना लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चने के बाद भी इनको पानी नहीं मिल पा रहा है। बड़ी विकट समस्या से ये जूझ रहे हैं। गर्मी में हालात और बुरे हो जाते हैं। पानी जल स्तर कम होने से बैकवाटर क्षेत्र का भी पानी सूखने लगता है और इनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार मवेशियों के पीने के पानी की दिक्कत होती है। इस कारण से इनको दूर दराज पलायन करना पड़ता है। देखिए, राज्य सरकार लगातार पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दे रही है, लेकिन बता दें और आपको बात करें अगर श्री डूंगरगढ़ शहर की, तो लगातार पेयजल व्यवस्था गड़बड़ नजर आती है। जहां गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, तो वहीं शहर के कई इलाकों में पेयजल समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग पेयजल को लेकर लगातार परेशान हैं और शहर के कई इलाकों में व्यवस्था पूरी तरह से बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। पिछले काफी महीनों से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पानी की व्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पे एकदम, कि पानी आदमी इतना तरस रहा है पानी के लिए, त्राही त्राही हो रही है। मतलब पैसे वाले तो अपना टैंकर से पानी मंगवा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी की हालत इतनी खराब है कि पानी पीने के लिए तो बाजार में जो कैन रखे हुए हैं वहाँ घूम के पी के आएगा वो, या अड़ोस पड़ोस में चला जाएगा, लेकिन पोटी जाने के बाद में धोने के लिए पानी कहाँ से लाएगा वो? उसकी व्यवस्था कैसे होगी? पानी की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही एकदम खत्म हो रखी है। घरों में आ ही नहीं रहा है पानी, तो नहाने के लिए भी एक दिन छोड़ के एक दिन इंतजार करना पड़े इस गर्मी में। इतनी बड़ी किल्लत है कि 7 दिन और 9 दिन से एक दिन पानी आवे, और आवे जो 10 मिनट पानी आवे। भवानी शंकर ट्यूबवेल है, छोटो सो के एक बेल बना रखी है और विशु दुनिया का कनेक्शन दे रखी है। कच्ची बस्ती है, कच्ची बस्ती रे चलते लोग सगड़ा करना वो भी साधन को नहीं कि टैंकर मंगा रहा अपने घर निकाले हुए। इतना सक्षम भी को नहीं लोग कि टैंकर मंगा सके। इरो के समाधान है, के कर रही है डिपार्टमेंट ने फोन करा के भाई साहब काल पानी दे देशिया, भाई साहब काल पानी दे देशिया। आज वो ट्यूबवेल खराब हो गया, आज वो ट्यूबवेल खराब हो गया। इर के समाधान है सर? पिछले लास्ट 1 वीक पहले इन्होंने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इस भयंकर गर्मी व वर्तमान देश के हालातों के चलते कंट्रोल रूम पे आप कोई भी शिकायत दर्ज कराएं। अभी जो बमबारी ये चल रहे हैं, ये मान लो हम तो थोड़ा बॉर्डर से दूर है, अगर यहाँ पे ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो इनके पास एक भी हाइडेंट वाल नहीं है। हाइडेंट वाल का मतलब होता है एक पानी भरने के लिए फायर ब्रिगेड और अन्य साधनों से कोई आग लग जाए उसको शांत करने के लिए हर 3 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में 4 से 5 होने चाहिए, जबकि इनको श्रीडूंगढ़ तहसील में भी अगर 3 वाल भी बता दें तो हम उनके लिए लायबल है कि ये बता दें, हम इनके जो आप ये कहेंगे वो हम करने को तैयार हैं। इनके पास समुचित कोई व्यवस्था नहीं है। ये सफाई है वो भी नहीं कर पाते हैं। पीछे इतना मुद्दा उठाया था चैनल ने आपकी, तो उससे सफाई हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान के जो परिदृश्य में हालात है वो बेहद चिंताजनक है। तो देखिए खबर